गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। लेट मी चेक, क्या मैं लाइव आ चुका हूं कि नहीं आ चुका हूं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, यस यस यस। शुभम बेटा वेरी गुड इवनिंग, राहुल बेटा गुड इवनिंग, स्नेहा बेटा वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बिल्कुल तंदुरुस्त है और बिल्कुल ही बढ़िया है। हाँ जी, यस 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 बेटा। कैसे हैं सारे बच्चे, फटाफट से बताएंगे। सर हम बच्चे लोग बिल्कुल बढ़िया है, आप बताइए कि आप कैसे हो, तो मैं भी बता दूं कि मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं, मजे में हूं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जुड़ जाएं, अभी सारे बच्चे आ जाएं और फिर हम अपने पास आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। यशी बेटा वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं, नमस्कार, कैसे हैं सारे बच्चे। हाँ जी, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है बताएंगे। फिर हम अपने पास आज के सेशन की शुरुआत करेंगे बेटा, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम अपने पास। क्या हाल चाल है सभी बच्चों के। हाँ जी, कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स। दुर्गेश बेटा गुड इवनिंग, हाउ इज योर लेग सर। मेरी लेग बिल्कुल ठीक है बेटा, मेरी लेग बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ मेरी लेग को, एब्सोल्युटली फाइन। यस, तो यशी कह रही हैं हम बहुत अच्छे हैं। यस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। सो क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं आज के सेशन के लिए। पूजा बेटा कह रही गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी के सभी बिल्कुल तंदुरुस्त है, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है आप सभी की। हाँ जी, पुरंजय बेटा वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। यस, नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, यस। हाँ बेटा, थोड़ा सा था पर अभी वो बिल्कुल ठीक है। यस, चलिए। हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उन बच्चों को मैं एक बार के लिए स्टार्टिंग में जस्ट 2-4 मिनट इंट्रोडक्शन के लगेंगे, उसके बाद फिर हम अपने आज के सेशन पे चलेंगे बेटा। यस पुनंजय बेटा, यस एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक है हम। यस, तो अपने पास जो है हम आज के सेशन को शुरू करेंगे। अमेलगमेशन का हम चैप्टर कर रहे हैं बेटा, और हमारा आज का चौथा लेक्चर है। हम कुछ चीजें सीख चुके हैं, क्वेश्चंस अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं उन सारी चीजों को रिवाइज कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आज हम और अच्छे क्वेश्चन करेंगे अपने स्टडी मटेरियल के, ठीक है जी, तो उनसे हमें और क्लैरिटी होगी। सर स्टेप्स टू सॉल्विंग आंसर बता देना प्लीज। बेटा सारी चीजें डिस्कस होगी, डोंट वरी, सारी चीजें डिस्कस होगी। चलो जी, तो मैं आप लोगों का दोस्त सरोज सीए नितिन को स्वागत करता हूं बेटा, नमस्कार आज के सेशन में। अनअकैडमी पे एजुकेटर हूं फॉर सीए इंटर अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स ऑल्सो, और आप लोगों का ये सेशन एडवांस अकाउंट्स का ही है। हाँ जी, 10 साल से ज्यादा मुझे सीए बने हो चुके हैं, बाकी सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रही है। 7 साल से ज्यादा तो मुझे बच्चों को पढ़ाते हुए हो गए। आप बच्चों ने अगर अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप अनअकैडमी का ज्वाइन नहीं किया है तो वो बेटा ज्वाइन कर लेना। अनअकैडमी का इंटरमीडिएट का बेटा ग्रुप 2 है बेटा। एट अनअकैडमी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस, एक प्लस होते हैं, एक अकाउंटिंग होती है। प्लस में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। पीडीएफ नोट्स यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे आपके पास प्रिंटेड नहीं मिलता। अगर प्रिंटेड चाहिए या कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है तो वो आइकॉनिक के अंदर बेटा रहती है, वो प्लस में नहीं रहती है। प्लस ज्यादातर बच्चे अपने हिसाब से रिकमेंड करते उन्हें होता है आइकॉनिक के अंदर, पर कुछ चीजें एक्स्ट्रा, जैसे मैंने कहा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस होता है, वहां पे टेस्ट होते हैं, टीचर चेक करके भेजता है। एंड अकॉर्डिंगली बेटा जो बैचेस चल रहे हैं जितने भी टीचर्स के, उसमें मेरे भी बैचेस चल रहे हैं, आपके पास अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके हिसाब से प्राइसिंग होती है। आप कितने महीने की लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड साथ के साथ अगर आप मेरा कोड क्या है सीए नितिन अगर इस्तेमाल करेंगे तो 10% ऑफ मिलेगा, और 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको सब्सक्रिप्शन मिलती है, और 24 में 3 मंथ्स की मिलती है बेटा। सो मेरा कोड सीए नितिन है, इसमें कोई 5-10 अलग से नहीं है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो बच्चे प्लस या आइकॉनिक लेना चाहते हैं। कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट बेटा हर संडे को होता है, तो उनमें आप बेसिकली आके ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आप को आजमा सकते हैं। आप आइए और देखिए, अपने आप को एनालाइज करिए। 40 क्वेश्चन 60 मिनट्स में रहते हैं, स्कॉलरशिप भी रहती है यहाँ पर, तो वो सारी चीजें यहाँ पे रहेगी। तो आप संडे को आके अपने पास इस चीज में अपीयर कर सकते हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ जीतोगे नहीं पर सीखोगे तो बेटा जरूर, तो आइए अपने पास और ज्वाइन करें। साथ के साथ
कॉम्बो ऑफर्स के बारे में मैंने बताया, 12 के साथ 2 मंथ्स और 24 के साथ बेटा 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन रहती है। और आप सभी बच्चों ने अगर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, क्योंकि मेरी बहुत स्पेशल क्लासेस भी चल रही है, पूरे दिन के दौरान में रहती है, सो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में वहां पे करा रहा हूं, तो आप मेरे साथ आके वहां पे अकाउंटिंग कर सकते हैं बेटा। ग्रुप 2 के कुछ स्टैंडर्ड्स हो गए, कल से नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा मैं वहां पे कराने वाला हूँ 5:30 to 6:30 PM, ठीक है ना। सो आप मुझे फॉलो करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा बेटा। गुड इवनिंग शिंदे बेटा, यस यशी बेटा। तो चलिए, क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं आज के पढ़ने के लिए? यस सर, हम सभी बच्चे तैयार हैं पढ़ने के लिए। तो बेटा हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? सर हमारा चैप्टर चल रहा है अमेलगमेशन का। हर्षु बेटा इसमें नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, मैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है वो तो मैंने कॉपी करके रखे हुए, जहां जरूरत होती है एएस वगैरह के नोट्स में बच्चों को दे देता हूं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो अब अपने पास स्टडी मटेरियल आपको खोला हुआ है, मैं आपको बता देता हूं कौन सी इलस्ट्रेशन है। मैं तो आपके सामने हाथों हाथ आपको सॉल्व करके बता रहा हूं पूरा बेटा, टॉपिक टू टॉपिक, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। अमेलगमेशन का बेटा टॉपिक के अंदर हमने अपने पास जो चीजें सीखी है अब तक, फटाफट से अगर उसे रिवाइज करें, हमने परचेज कंसिडरेशन निकालना सीखा, नेट पेमेंट या नेट एसेट मेथड से बेटा हमने ये सीख चुके हैं। पहली प्रेफरेंस हमेशा किसको देंगे बेटा? नेट पेमेंट को देंगे, और नेट पेमेंट नहीं लग सकता तो नेट एसेट मेथड को आप देते हैं, ठीक है। नेट पेमेंट में क्या करना है, सारी चीजें जो भी शेयर होल्डर्स को दी जा रही है, सिर्फ शेयर होल्डर्स को वो सारी चीजें ऐड कर दो, ठीक है। और नेट एसेट में एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी जिस वैल्यू पे टेक ओवर कर रहे हैं। फिर हमने कहा था एंट्रीज के लिए डिपेंड करेगा मर्जर है कि परचेज है। मर्जर के लिए 5 कंडीशन है, पांचों फुलफिल होनी चाहिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए 3 देखनी है आपने। सब कुछ आ रहा है, बुक वैल्यू पे आ रहा है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं, ठीक है। एक भी कंडीशन वायलेट तो नेचर ऑफ परचेज। और उससे फर्क क्या पड़ता है इस एंट्री में बेटा? एंट्री नंबर 2 में यहां पे मेन फर्क है बेटा, समझाया है, बहुत डिटेल में समझाया है। आपके पास नेचर ऑफ परचेज में रिजर्व्स उठ के नहीं आते हैं, रिजर्व्स उठ के नहीं आते हैं बेटा, और डिफरेंस क्या आता है? गुडविल या कैपिटल रिजर्व। जबकि मर्जर में रिजर्व्स भी उठ के आते हैं, रिजर्व्स भी उठ के आते हैं, और एडजस्टमेंट भी रिजर्व्स में करते हैं। जो एंट्री का डिफरेंस आता है, जो एंट्री का डिफरेंस आता है वो भी रिजर्व्स में ही आपने एडजस्टमेंट करनी होती है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। वो रिजर्व्स में एडजस्टमेंट आपने करनी है। पहली प्रेफरेंस रेवेन्यू, फिर कैपिटल, पर स्टैट्यूटरी रिजर्व को चेंज नहीं करना, वो रहेगा ही रहेगा। परचेज में भी स्टैट्यूटरी रिजर्व लेके आते हैं, पर इस एंट्री में नहीं, एक अलग एंट्री डालते हैं। नोशनल एंट्री क्या थी? अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू। पुनंजे बेटा सब सिखाऊंगा, मैंने कौन सा कहा आज चैप्टर खत्म कर रहा हूं, पुरानी कंपनी भी सिखाऊंगा बेटा। क्यों घबरा रहे हो इतना? मेरे को पढ़ाने तो दो, मेरे को पता है आपका लेवल, पहले उस लेवल तक ले जाऊं पहले, फिर आगे बढ़ाऊंगा ना। पहले इसको तो दिमाग में फिट कर लो। हाँ जी चलो, फिर जब आप पेमेंट करते हो बेटा वेंडर कंपनी को, लिक्विडेटर को, जोन जोन सी चीजें थी वो सारी डल जाएगी। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बैंक, जो भी है, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, ठीक है। देन डिवेंचर होल्डर्स को बेटा आप अपने डिवेंचर जब देते हो तो एंट्री आती है, जिस वैल्यू पे टेक ओवर करा वो यहां पे आएगा, जितनी फेस वैल्यू के दिए वो दिए। डिस्काउंट या प्रीमियम कल क्वेश्चन किया था, वो आपका सीखने को मिला था बेटा, ठीक है। अगर लिक्विडेशन का खर्चा रीइंबर्स करते हो तो मर्जर है कि परचेज है, फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंस ऊपर आया होता है उस पर आता है। और ये कल एंट्री हमने सीखी थी, अप्लाई भी करी थी। परचेज में गुडविल कैपिटल रिजर्व आता है तो वो यूज करेंगे। मर्जर में क्या आता है? पीएनएल, जनरल रिजर्व टू बैंक, वो आता है। देन अनरियलाइज प्रॉफिट जो बेटा है उसे हमने अपने पास एलिमिनेट करना होता है। अनरियलाइज प्रॉफिट ये क्या होता है बेटा? कभी पहले ट्रांजेक्शन हुई थी, गुड्स बेचे थे, प्रॉफिट में दिए थे, आज वही गुड्स हमारे पास वापस आ गए, तो यहां पर आपके पास क्या चीज है? परचेज और मर्जर के केस में जितना वो प्रॉफिट एलिमेंट उस स्टॉक में उसे कम करा जाएगा, और डिपेंडिंग अपॉन की परचेज है कि मर्जर यूज होगा बेटा, और स्टॉक की वैल्यू को कम कर देंगे। और अगर कोई डेटर क्रेडिटर कॉमन है या बीआरबीपी कॉमन है, उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है इंटर कंपनी ओइंग के द्वारा। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर थी? ये वाली एंट्री तो मैं बता ही चुका हूं बेटा आपको। यस सर, ये वाली हमारे को एंट्री सारी क्लियर हो गई थी, और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करा भी चुका हूं। पहले दिन 4 कराए थे, पिछले लेक्चर में बेटा 2 क्वेश्चन इलस्ट्रेशन वाले आपको करा दिए थे मैंने पूरे के पूरे। अब बेटा हम अपने पास अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये आपके स्टडी मटेरियल का बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके जैसा है। थोड़ा सा उन्होंने वहां पे चेंज किया क्वेश्चन में, जिसकी वजह से मैं बता रहा हूं आईसीआई का आंसर भी थोड़ा गलत आया हुआ है, तो वो मैं गलती वगैरह आप लोगों को बता दूंगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं। हम पूरे क्वेश्चन को अपने पास बेटा आराम से करेंगे, तो मेरे साथ क्वेश्चन को देखते चलिए। तो क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं पढ़ने के लिए? यस सर, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं पढ़ने के लिए। आइए बेटा इस क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं अपने पास सेशन को।
तो मैंने रिवीजन भी करा दिया, क्वेश्चन पे चलते बेटा। यस, गुड इवनिंग टू एवरीवन, ऑल दोज हु आर ज्वाइनिंग। हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा। समराइज बैलेंस शीट दी है पी लिमिटेड और वी लिमिटेड की 31 मार्च 20 की। तो बेटा वैल्यूज किसमें, इन लैक्स में बेटा वैल्यूज दे रखी है, सारी चीजें आपको दी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, ये सब स्टैट्यूटरी रिजर्व बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जनरल रिजर्व, पीएनएल, बाकी सारी चीजें और है, एसेट साइड में भी चीजें। कह रहे ऑल दी बी आर हेल्ड बाय वी लिमिटेड वर पी लिमिटेड एक्सेप्टेंसेस। तो जितने भी बी आर वी के पास है बेटा, वी कौन सी थी, ये वाली थी, इसके पास जितने भी बी आर पड़े है बेटा, जितने बी आर पड़े, कितने पड़े, 80 के। कह रहा है ये सारी की सारी इसकी वाली ही एक्सेप्टेंसीज है, ये सारी की सारी इसकी वाली ही एक्सेप्टेंसीज है बेटा। तो यहां पर क्या है, ये इंटर ओइंग, ये इंटर ओइंग ऐसे कैंसल आउट करना है, जब वो बी आर उठ के आ जाएंगे तो उसके बाद कैंसल आउट करना होगा। कह रहा है 1 अप्रैल को पी ने वी को टेक ओवर करा इन द नेचर ऑफ मर्जर, क्वेश्चन ने ही बोल दिया ताकि डाउट ही नहीं आएगा। नेचर ऑफ मर्जर का केस है बेटा, नेचर ऑफ मर्जर का केस है। इट वॉज एग्रीड की कंसिडरेशन में पी लिमिटेड अलॉट करेगा 3 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच पार पे फॉर एवरी 2 शेयर्स इन वी। वी के हर 2 शेयर्स के बदले वो अपने 3 शेयर्स देगा बेटा, हर 2 के बदले अपने 3 शेयर्स देगा। और ये भी एग्री किया कि 12% डिबेंचर जो है उनको अपनी कंपनी के 13% डिबेंचर देंगे, सेम अमाउंट और डिनोमिनेशन के कोई फर्क नहीं है। वैसे ही मर्जर है तो हम चेंज करते ही नहीं है, सेम अमाउंट और डिनोमिनेशन बेटा, 100 रुपए का है तो 100 रुपए का ही दे रहे, बस परसेंटेज 12 की बजाय 13 है। और खर्चा 1 लाख रुपए का बॉन्ड करा बेटा पी लिमिटेड ने, जो अमेलगमेशन का है वो पेमेंट की एंट्री डालेगी। हमें कह रहा है एंट्रीज डालिए पी लिमिटेड की बुक्स में आफ्टर द मर्जर कंसीडरिंग, ये कुछ कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर ट्रांसफर नहीं हो रहा। इसको मैं आपको समझाता हूं इसका करना क्या है, पर इसका एंट्रीज में रेलिवेंस होगा बेटा। हमेशा मुझे बताइए, पहला टास्क हमेशा क्वेश्चन में क्या होता है, पहला टास्क हमेशा क्वेश्चन में क्या होता है सर, परचेज कंसिडरेशन निकालना होता है। और परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगी बेटा, बेटा परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड से आएगी। 3 शेयर दे रहा है वो 10 वाले पार पे फॉर एवरी 2 शेयर, बस परचेज कंसिडरेशन आपकी बेटा निकल के आ जानी है इजिली। बाय विच मेथड सर, नेट पेमेंट मेथड। तो बेटा हमने क्या निकालनी है, परचेज कंसिडरेशन। और कौन से मेथड से हम निकालेंगे सर, हम बेटा निकालेंगे नेट पेमेंट मेथड से। और नेट पेमेंट में बेटा कैसे निकालते हो सर, नेट पेमेंट में हम करते हैं पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग्स और अमाउंट। और ये तो बहुत छोटा है क्योंकि यहां पे है ही क्या बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर्स ही है और उनको दे भी इक्विटी शेयर्स ही रहे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो बेटा है ही नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो है ही नहीं, तो बात ही नहीं होती। इक्विटी शेयर होल्डर्स ही है बेटा, उनको इक्विटी शेयर्स ही दे रहे। अब बात समझना, ये लिखा है कि हर 2 के बदले 3 शेयर दे रहे बेटा। अब मेरे को देख के बताओ किसके शेयर देखने बेटा, वी लिमिटेड के देखने। 6000 लाख है, 10 रुपए का है बेटा। तो टोटल कितने शेयर्स हुए पुरानी कंपनी के सर, 600 लाख शेयर्स है, 600 लाख शेयर्स है। और स्कीम क्या है, हर 2 के बदले में अपने 3 शेयर दूंगा, हर 2 के बदले में अपने 3 शेयर दूंगा बेटा। तो 600 लाख शेयर्स है, हर 2 के बदले बेटा 3 शेयर देने वाला हूं, हर 2 के बदले 3 शेयर। और किस पे ही दे रहा हूं, पार पे ही दे रहा हूं। तो कितने शेयर्स हो गए बेटा, 900 लाख शेयर्स हो गए ऑफ 10 ईच। तो परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी 9000 बेटा। अमाउंट किस में हमारे पास, लैक्स में ही है। अगर आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो बेटा बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप वैल्यूज खुद बताते जाएंगे तो सच में मजा आ जाता है जब क्वेश्चन हम करते हैं बेटा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ यू पार्टिसिपेट विद मी एंड आप अपने पास उस चीज में अपना पूरा दिखाते हैं कि हाँ सर हम भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, हम भी आपको बताएंगे चीजें, ठीक है। अब बेटा बेटा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज द स्टैट्यूटरी रिजर्व, यस इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज द स्टैट्यूटरी रिजर्व। अच्छा बेटा, अब हमसे मांगी गई है एंट्रीज किसकी किताबों में बेटा, पी लिमिटेड की बुक्स में। किसकी किताबों में, पी लिमिटेड की बुक्स में। अब बेटा हम जब एंट्री डालते तो बेटा मेरे साथ साथ मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको खुद कराने जा रहा हूं। तो पहली एंट्री क्या डालते बेटा सर, पहली एंट्री डालते हैं बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर
क्योंकि बेटा जब तक करेंगे नहीं ना हाथ से तब तक प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूरे हाथ से करा रहा हूं और कुछ क्वेश्चंस आपको आंसर का मेन चीज करा के बाकी आईसीआई के स्टडी मटेरियल से टिक टिक करा देता हूं, ताकि आपको दोनों की आदत पड़ जाए एक बार। बट हाथ से जब तक करेंगे नहीं तब तक क्लैरिटी नहीं होगी। तो पहली एंट्री बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर। अब ये केस कौन सा है बेटा? सर ये केस कौन सा है? सर नेचर ऑफ मर्जर है। तो याद करो नेचर ऑफ मर्जर में क्या चीजें आती है? सर नेचर ऑफ मर्जर में आपने बताया था सब कुछ आएगा। बुक वैल्यू पे ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बुक वैल्यू पे ही आना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और एडजस्टमेंट रिजर्व्स में करेंगे। तो बेटा एक एक करके सारी चीजें डालनी है, एक एक करके सारी चीजें डालनी है, आराम आराम से डालिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। किसकी चीजें उठ के आएगी? सर वी लिमिटेड की चीजें उठ के आएगी। वी लिमिटेड की बैलेंस शीट पे ध्यान देना है, उसकी सारी चीजें एक एक करके उठ के आएगी। रिजर्व्स भी उठ के आएंगे, बिल्कुल सही। लैंड बिल्डिंग तो बेटा है नहीं, तो कहां से शुरू करेंगे? प्लांट मशीनरी 5000। जो डालते चलो टिक करते चलो, जो डालते चलो मैं टिक करता जा रहा हूं। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट बेटा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 5000। ठीक है। देन अगली चीज क्या बेटा? फर्नीचर फिक्सचर एंड फिटिंग 1700, ये भी डाल दिया। फर्नीचर फिक्सचर एंड फिटिंग। बेटा जब तक क्वेश्चन को खुद नहीं करोगे, मैं हमेशा बोल रहा हूं, तब तक आपके पास कॉन्फिडेंस बढ़ता ही नहीं। 1700। ठीक है। देन अगली चीज है बेटा आपके पास स्टॉक 4041। स्टॉक 4041 बेटा, स्टॉक 4041। स्टॉक 4041। देन अगली चीज है बेटा डेटर्स 1020। डेटर्स 1020 बेटा, तो डेटर्स भी डाल देंगे हम लोग, डेटर्स भी डाल देंगे। डेटर्स भी डाल देंगे। यस मेरे साथ साथ करो बेटा, तभी समझ आएगा। फिर कैश एट बैंक भी आ जाएगा बेटा 609, और बीआर भी आएगा 80। बैंक भी आएगा 609, और बीआर भी आएगा बेटा 80। सर बीआर तो कैंसल नहीं करना, इंटरओइंग नहीं है बेटा, पहले ले तो आओ। कैंसल तो उसके बाद ही करोगे, हवा में थोड़ी ना कर दोगे। पहले किताबों एक किताबों में पहुंच तो जाए, उसके बाद कैंसिल करोगे ना बेटा। बच्चे क्या सोचते हैं अभी लेके ही ना आओ, पहले एक सेम बुक्स में आ जाएंगे, फिर ही तो इंटर कोइंग की वजह से कैंसिल आउट होगा ना बेटा। बात समझ रहे हो मेरी? पहले आपके पास आएंगे तभी तो कैंसिल आउट होंगे। हाँ जी। देन अगली चीज क्या है बेटा? अगली चीज आपके पास है कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसे एक बार के लिए बेटा इग्नोर कर दे, इसे एक बार के लिए इग्नोर कर दे बेटा। इसे मैं आता हूं, इस पे मैं आता हूं अभी, डोंट वरी, एक बार के लिए रहने दो इसको, इस पे मैं आता हूं। ठीक है बेटा, तभी मैंने पुरंजय बेटा बोला, मैंने थोड़ी सी आपके पास चेंज किया है। उन्होंने एक्चुअली इस वैल्यू को नहीं लिखा हुआ, और बाद में जाके आईसीआई ने गलती करी हुई है बेटा क्वेश्चन में। तभी मैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, मैंने उसको रखा हुआ जो पहले सही था एक बार क्वेश्चन। आईसीआई ने चेंज तो कर दिया क्वेश्चन, एक जगह चेंज कर दिया, बाद में चेंज नहीं करा। ठीक है। हाँ जी। फिर क्या आ जाएंगे? सन्ड्री प्रोविजंस आ जाएंगे बेटा 702 के। सन्ड्री प्रोविजंस आ गई 702 की, तो वो डाल देते हैं। 2 लायबिलिटीज डलनी शुरू हो गई। फिर आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे बेटा 463 के। सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे 463 के बेटा, क्रेडिटर्स। ठीक है जी। देन नेक्स्ट चीज क्या आपके पास? डिबेंचर्स आ गए बेटा, डिबेंचर्स ऑफ वी लिमिटेड 1000, वो भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? उन्होंने कुछ किया है, वो भी तो आउटसाइडर लायबिलिटी है, सब कुछ आना है। 2 डिबेंचर्स ऑफ वी लिमिटेड, हम ऐसे लिख देते हैं इसको, डिबेंचर्स ऑफ वी लिमिटेड, क्योंकि इन्हें बाद में हम अपने डिबेंचर्स देंगे बेटा, हम इन्हें बाद में अपने डिबेंचर्स देंगे। ठीक है। देन फिर पीएनएल अकाउंट आएगा 825, और जनरल रिजर्व भी आएगा बेटा, पर इसे ब्रैकेट में लिखना। पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में लिख दिया बेटा 825,
और जनरल रिजर्व भी लिख दिया, कितना 3200। पीएनएल और जनरल रिजर्व दोनों लिख दिए मैंने, मर्जर है ना, रिजर्व्स आएंगे। फिर सर फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व भी आपके पास है, कितना है 310, तो वो भी डाल दो बेटा, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व भी डाल दो 310। स्टैट्यूटरी रिजर्व है, ये भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा सर, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये तो सीधा ही लिख देता हूं 310। बस शेयर कैपिटल नहीं आना, उसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, बिजनेस परचेज। जितने से आपने बेटा डेबिट किया था उतने से क्रेडिट करके खत्म हो जाएगा परचेज कंसिडरेशन। अब छोटी सी एक दो चीजें हैं, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा, पहले छोटी सी चीजें है, पहले वो मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली बात सर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी लॉजिकली आना चाहिए जब सब कुछ आ रहा है, हाँ बेटा आना चाहिए। अब होता क्या है बेटा, ये एक नुकसान है, वैसे आज की डेट में ऐसी कोई चीज अब बैलेंस शीट्स में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हम उसी साल बेटा राइट ऑफ कर देते हैं। अब अगर हम इसे लेके आते हैं, तो हम राइट ऑफ की एंट्री खुद डालते, पहले लेके आते डेबिट कर देता, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आ जाता, और फिर मैं अपने पास पीएनएल टू डिस्काउंट की एंट्री डाल देता। या मुझे क्वेश्चन ने ही कह दी थी ये बात कि आप इसे लेके ही मत आओ। बेटा लेके ना आओ का मतलब पता है क्या हुआ, कि पुरानी कंपनी ने इसे राइट ऑफ की एंट्री डाल दी, उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर पुरानी कंपनी ने इसे राइट ऑफ कर दिया होगा तो कहां से राइट ऑफ किया होगा, सर पीएनएल टू डिस्काउंट की एंट्री डाली होगी। तो जब राइट ऑफ किया होगा तो 825 का बैलेंस कितना बन गया होगा, 50 माइनस करने के बाद कितना बन गया होगा सर, 50 माइनस करने के बाद ये आपके पास 775 बन गया होगा। ये मैंने डिस्काउंट को इग्नोर कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा, अगर मेरी बात सुनो बेटा, क्वेश्चन ना भी कहता ना तो आप लेके आते और आप खुद अगली एंट्री डालते पीएनएल टू डिस्काउंट, क्योंकि आज की डेट में ये चीजें बैलेंस शीट में नहीं दिखती। आज की डेट में बेटा ये चीजें बैलेंस शीट में नहीं दिखती है बेटा, क्योंकि हम इन्हें 19 साल राइट ऑफ कर देते हैं। एएस नंबर 26 की बात है, जिसकी वजह से हम उसकी वजह से उसी साल राइट ऑफ कर देते हैं। बात समझ रहे हो, ये तो डिस्काउंट की बात हुई, यानी कि हमारा सही बैलेंस आ गया। अब आया बेटा एंट्री का डिफरेंस। एंट्री का डिफरेंस मर्जर में बेटा एक बड़े आसान तरीके से बताया था, आप या तो खुद निकाल लो, आप सारे एसेट्स को ऐड करोगे, सारी क्रेडिट चीजों को एडजस्ट करोगे, आप एक एक करके देखो, और इनको लेते हुए मतलब इसका 775 और इसका 3200। या दूसरा तरीका क्या सिखाया था सर, सब कुछ आया, क्या नहीं आया सर, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल 6000 की है, जबकि पीसी कितनी है 9000 की है। मर्जर में तो बेटा बहुत आसान है डिफरेंस निकालना, शेयर कैपिटल वर्सेस पीसी, लेक्चर नंबर 2 को याद करो। तो 6000 वर्सेस पीसी कितनी है 9000 बेटा, तो डिफरेंस कितना होगा सर 3000 का होगा, और डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड को कम करना है, या डेबिट में डालो या क्रेडिट को कम करना है बेटा, क्योंकि पीसी ज्यादा है तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट को कम करो। तो बेटा किसको पहले यूज करेंगे सर, पहले हम यूज करेंगे रेवेन्यू रिजर्व्स को, जो कि इसमें जनरल रिजर्व और पीएनएल दोनों ही है। तो मैं जनरल रिजर्व में ही बेटा कर देता हूं, पूरे का पूरा ही हो जाएगा। आप अपने पास या पहले पीएनएल पूरा खत्म कर दो, बाकी जनरल रिजर्व में डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही रेवेन्यू रिजर्व है, तो मेरा जनरल रिजर्व से ही हो गया। तो ये कितना बचा, ये बचा 775 और ये बचा 200, ये बचा 775 और ये बचा 200। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट एंट्री हमारे पास, जहां एडजस्टमेंट रिजर्व्स में हो रही है। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता था बेटा, बात याद रखना, अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा जाता, डिफरेंस आपका ज्यादा जाता तो फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व नहीं यूज हो सकता था, आप डेबिट में जरूर लिख देते पीएनएल या जनरल रिजर्व। बात समझे मेरी, यस सर हम ये बात समझ गए। अब कंसिडरेशन बेटा आपने पे करी, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री जो हमने बात करी, लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा शेयर पार पे ही दे रहे हैं, तो जब पार पे ही दे रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। परचेज कंसिडरेशन में हमने क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए बेटा, शेयर्स दे दिए हमने, तो ये एंट्री डल गई। फिर डिबेंचर्स वालों को हमने क्या दिए, अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दिए, तो डिबेंचर्स ऑफ वी लिमिटेड वालों को अपनी कंपनी के कितने परसेंट वाले दिए बेटा, हमने कहा था कि उनको 13% वाले डिबेंचर्स दे दिए हमने, 13% डिबेंचर्स दे दिए, तो टू 13% डिबेंचर्स।
ये एंट्री बेटा हमेशा आएगी, चाहे सेम रेट की क्यों ना दो, चाहे सेम रेट क्यों क्या ना दो, ये आपके पास आएगी आएगी, क्योंकि उनके पास अभी पुराने डिबेंचर्स है, उनके पास जो डिबेंचर बॉन्ड है वो पुरानी कंपनी के है, उन्हें अपनी परचेजिंग कंपनी अपनी कंपनी के डिबेंचर्स देती है, ठीक है बात। तो ये आती ही आती है एंट्री है। फिर अगली चीज आ रही है बेटा कैंसलेशन इंटरओइंग, तो वो एंट्री क्या है, बीपी टू बीआर, लायबिलिटी टू एसेट, लायबिलिटी टू एसेट, बीपी टू बीआर। और आपके पास कितना अमाउंट है, सर उसने कहा था कि आपको जितने भी ये बीआर दिख रहे हैं, कितने के, 80 के, ये सारी इसकी ही एक्सेप्टेंसीज है, तो यानी कि इस 120 के अंदर 80 उसी के है जो बी के थे, तो कॉमन अमाउंट 80 है बेटा, कॉमन अमाउंट 80 है, तो 80 से आपकी बेटा ये एंट्री डल जाएगी बीपी टू बीआर, बीपी टू बीआर 80 से डल जाएगी बेटा, ठीक है बात। और एक और बेटा अमेलगमेशन का खर्चा पे किया, तो वो एंट्री आ गई, पीएनएल लिख दो या जनरल रिजर्व लिख दो, पीएनएल, हाँ बेटा पी अपने पास, द्वारा बताता हूं बेटा, इंटरओइंग का कल पॉइंट समझाया था मैंने, इंटरओइंग क्या होती है बेटा। अब अगर आप बैलेंस शीट बनाते इस एंट्री के बिना, मेरी बात समझो, अगर आप बैलेंस शीट बनाते बेटा इस एंट्री के बिना, मैं टी शेप में दिखा रहा हूं, इधर आप बीआर दिखाते 80 एसेट साइड में, और इधर लायबिलिटी साइड में बीपी दिखा रहे होते 120, क्या ये बीआर किसी और के ऊपर ड्रॉ करे हुए, बीपी क्या किसी और के एक्सेप्टेंस, इधर नहीं, उसने कहा ये सारे के सारे बीआर ये इसी की एक्सेप्टेंस थी, इंडिविजुअली तो बेटा अलग दिखा रहे थे, जब इकट्ठे हो गए तो क्या आप अपने पास इसे ऐसे दिखा सकते हो, बीपी और बीआर दोनों बैलेंस शीट में, कैसे दिखा दोगे, अपने आप पे ड्रॉ किए हुए, अपने आप को ही पैसे देने और लेने हैं, तो कैंसिल करोगे, कैंसिल करने का क्या तरीका होता है सर, लायबिलिटी टू एसेट, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है उसे डेबिट करोगे, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है उसे क्रेडिट करोगे, तो एंट्री डली बीपी टू बीआर, जितना कॉमन अमाउंट है, कॉमन अमाउंट कितना 80, इसके डलने से होगा क्या, बैलेंस शीट में सिर्फ बीपी 40 दिखेगा, जो कि सही है। अब सही होगी ना पोजीशन, अपने आप वाले खत्म कर दिए, अपने आप वाले खत्म कर दिए, ये बात क्लियर हुई। और बेटा जो ये खर्चा आपने पे किया, ये कितना खर्चा पे किया था, उसने कहा था 1 लाख रुपए का खर्चा बॉन्ड किया था पी ने, तो 1 लाख बेटा, 1 लाख का खर्चा आपके पास पे किया, तो पीएनएल टू बैंक 1 लाख, पीएनएल टू बैंक 1 लाख। 1 लिखने में बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है, सारी एंट्रीज बेटा लैक्स में थी, घबराना मत, सारी एंट्रीज लैक्स में थी। क्या ये क्वेश्चन सबका हो गया, फटाफट बताएंगे मुझे, क्या ये क्वेश्चन सबका हो गया, अच्छे से समझ आ गया। मर्जर का केस था बेटा, एडजस्टमेंट वाला पॉइंट आपको सिखाया, कल एक सीधा बैलेंस शीट की बात की थी, यहाँ एंट्री डाल के सिखाई है, इंटर ओइंग का पॉइंट भी आ गया, खर्चे पेमेंट का पॉइंट भी आ गया। हाँ जी, इज दिस क्वेश्चन क्लियर। पुरंजे बेटा मेरे को बताओ, उसकी सारी बैलेंस शीट आ रही है बेटा, आप डिफरेंस खुद निकाल लो, मैं तो मना ही नहीं करता बेटा, सारे एसेट्स आ रहे हैं, सारी लायबिलिटीज आ रही है, सिर्फ क्या नहीं आता इसमें, शेयर कैपिटल नहीं आती, क्योंकि उसके बदले आप अपने शेयर दोगे ना उसके लोगों को, तो अल्टीमेटली एंट्री का डिफरेंस निकालने के लिए आप या तो सारे डेबिट को ऐड करो, सारे क्रेडिट को ऐड करो और डिफरेंस निकालो। मर्जर के केस में एक आसान तरीका हो जाता है, 6000 शेयर कैपिटल है, पीसी 9000 है, तो भाई डिफरेंस एंट्री का 3000 ही आएगा। ये एक आसान तरीका सिखाया है मैंने आपको, छोटा तरीका सिखाया है, मर्जर में ही लगेगा, बस याद रखना मर्जर में ही लगेगा बेटा, ठीक है बात। हाँ, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर तो बेटा राइट ऑफ कर देती ही वो कंपनी खुद, वो करके ही आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली पीएनएल का बैलेंस कम हो गया, मतलब हुआ क्या, अब ये बैलेंस शीट का स्टेटस है पुरानी कंपनी का, ये 775 है और ये 0 हो गया। अगर आप लेके आते तो आप 825 लिखते और डेबिट में डिस्काउंट लिखते, फिर आप राइट ऑफ की एंट्री डालते, आप राइट ऑफ की एंट्री डालते, बात खत्म हो गई, ठीक है बात, उसमें क्या दिक्कत है। यस सर, ये क्वेश्चन हमारा हो गया अच्छे से। अब बेटा अगले क्वेश्चन पे आएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आएंगे, अपने स्टडी मैट की इलस्ट्रेशन नंबर 4 खोल लेंगे बेटा। हाँ जी, मेरे साथ क्वेश्चन देखते चलो, एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे हमारे को कंसिडरेशन के बारे में समझना है अच्छे से, कंसिडरेशन के बारे में समझना है अच्छे से। नील लिमिटेड और गगन लिमिटेड अमेलगमेट हुई एक नई कंपनी बनाने के लिए 1 अप्रैल को, ड्राफ्ट बैलेंस शीट दे रहा है बेटा नील और गगन लिमिटेड की 31 मार्च को, ड्राफ्ट बैलेंस शीट है नील और गगन की,
शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल बेटा दे रखी है और करंट लायबिलिटीज दे रखी है। इधर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है और करंट एसेट, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट दिया हुआ है। उस नोट में बेटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या क्या है, बिल्डिंग और मशीनरी है। दो कंपनियों की अपने आप की बैलेंस शीट दे रखी है आपके सामने, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़ी छोटी सी बैलेंस शीट है बेटा। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है बेटा, कह रहा है ऑथोराइज कैपिटल 25 लाख है जो कि आपके पास न्यू कंपनी की है, डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ 25 ईच। आपके पास जो यहाँ पे बात करने जा रहा है, आपके पास जो उसने बात करी है, नील और गगन मिलकर बेटा एक न्यू कंपनी बन रही है। यहां ऐसा नहीं है कि नील गगन को ले रहा है या गगन नील को टेक ओवर कर रहा है, दोनों ही बंद होकर एक न्यू कंपनी बन रही है। दोनों ही बंद होकर एक न्यू कंपनी बन रही है, तो दोनों ही ओल्ड कंपनी है बेटा, दोनों ही ओल्ड कंपनी है, बात को समझना, ठीक है। फिर कह रहा है लायबिलिटीज के अंदर में 50,000 है जो गगन को देना था फॉर परचेजेस मेड, और गगन ने 20% का प्रॉफिट कमाया था जब सेल करी थी नील को। नील लिमिटेड ने गुड्स खरीदे थे 10,000 के गगन से, और ये सारे गुड्स बचे हुए बेटा करंट एसेट के अंदर। ये बेसिकली इंटर ओइंग और चौक रिजर्व के पॉइंट के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है। वी हैव टू सी वेदर इसका रेलिवेंस आएगा भी कि नहीं। एंट्रीज मांगेगा तो आएगा, एंट्रीज नहीं मांगेगा या बैलेंस शीट नहीं मांगेगा फिर रेलिवेंस खत्म हो जाएगा बेटा। जो एसेट्स है ना उसकी कुछ वैल्यू लगाई है बेटा, ये उसने रिवाइज वैल्यू लगाई है प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग की। अब कह रहा है परचेज कंसिडरेशन कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। कह रहा है परचेज कंसिडरेशन में हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो पूछ भी क्या रहा है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स बताओ कितने कितने दोनों कंपनियों को दिए जाएंगे, और साथ के साथ परचेज कंसिडरेशन का टोटल। तो क्वेश्चन इज ओनली पर्टेनिंग टू परचेज कंसिडरेशन, और साथ में कितने इक्विटी प्रेफरेंस, जिसके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। बस ये पॉइंट में सारी वो बातचीत लिखी है, कितनी परचेज कंसिडरेशन है। तो यहां पे क्या लिखा है, 24,000 इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे, 25 रुपीज का है फुल्ली पेड अप इन प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर्स। कह रहे हैं हम 24,000 शेयर दोनों कंपनी को मिलके बांटेंगे, और किस रेशियो में बांटेंगे, जो उन दोनों कंपनीज की बेटा प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो है, और वो प्रॉफिट्स पिछले 2 साल के दे दिए नील और गगन के, और ये हो गई बेटे उनके दोनों सालों के प्रॉफिट्स। इस रेशियो में 24,000 शेयर्स को बांटना है, इस रेशियो में 24,000 शेयर्स को बेटा डिवाइड करना है हमने इस रेशियो में, ठीक है। फिर कह रहा है इशू करने 12% प्रेफरेंस शेयर्स भी फुली पेड अप पार पे टू प्रोवाइड इनकम इक्वलेंट टू 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट्स इन द बिजनेस ऑन 31 मार्च आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ नील एंड गगन। ओ तेरी सर क्या लिख दिया हमें, ये तो बता दो, बड़ी अजीब और गरीब अंग्रेजी लिख डाली यहाँ पे। तो बेटा डिटेल में समझाऊंगा, घबरा क्यों रही हो, मैं यहीं पे हूं, मैं कहीं भागा थोड़ा ना जा रहा हूं। तो बेटा इस पॉइंट को हमने थोड़ा सा बारीकी से समझना है, वो क्या कह गया यहाँ पे। कुछ प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने की बात कर रहा है, इनकम सेम नेट एसेट्स की कोई बातचीत कह दी, तो उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा, डोंट वरी। हमने परचेज कंसिडरेशन में बेटा इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स बताने कितने कितने हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इक्विटी शेयर्स तो बेटा बहुत आसानी से बता सकते हो, पता है क्यों, क्योंकि उसने बोला है 24,000 इक्विटी शेयर मिलके दे रहे हैं 25 वाले, इस रेशो में देने बेटा, इस रेशो में देने। तो इस पॉइंट में तो कोई डाउट ही नहीं है, इस पॉइंट में तो कोई डाउट ही नहीं आएगा बेटा। तो यहां पे तो आपके पास अगर मैं सॉल्यूशन करूं आपके लिए, तो बेटा जो पहला पार्ट है वो तो आसान है। एक कंपनी है नील लिमिटेड और एक है गगन लिमिटेड। आपके पास दोनों के प्रॉफिट्स ऑफ 2 ईयर्स कितने कितने हैं, लास्ट 2 ईयर्स के, जो कि दे रखे बेटा 4,75,000 और 525। देखो बेटा इसकी रेशो बना दो, इसकी रेशो बना दो। सर क्या रेशो जब बनानी होती है तो पूरी लास्ट तक ड्रिल डाउन करे, किसने कहा बेटा, लिख दो 475:525। क्या लगे रहोगे, 5 से डिवाइड करते रहोगे, 5 से क्यों डिवाइड करते रहना। अब हमारे पास टोटल जो शेयर्स है, टोटल 24,000 शेयर्स की उसने बात करी बेटा। टोटल में 24,000 शेयर है जो 0.5 के ए में बेटा बेटा क्लियरली लिखा है, उसको इस रेशियो में बांट दीजिए। सो टोटल 25,000 इक्विटी शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन 475:525 बेटा।
इस रेशो में 24,000 शेयर्स को बेटा बांट दीजिए। तो बांटिए जरा 24,000 शेयर्स को इस रेशो में। हाँ जी 24,000, 525 और 475 का टोटल कितना बनता है सर 1000। तो कितना आएगा 24,000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 475। तो कितने बने बेटा 11,400 शेयर्स। और दूसरे को कितने बने माइनस ही कर देता हूं सीधा 12,600 शेयर्स। ये आपके बेटा शेयर्स निकल के आ गए। और इनका अमाउंट कितना कितना होगा वैल्यू अगर पूछूं बेटा 25 ईच का है हर शेयर। 25 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, बस 25 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो। सो 11,400 इंटू 25, तो 2,85,000 के बेटा इक्विटी शेयर्स नील को दिए जा रहे हैं। और 12,600 इंटू 25, 3,15,000 के बेटा गगन को दिए जा रहे हैं। 3,15,000 के गगन को दिए जा रहे हैं। तो ये तो हमारे जो शेयर्स बढ़ गए बेटा। ये तो हमारे क्या बढ़ गए शेयर्स बढ़ गए। क्या ये पॉइंट हमारे को क्लियर हुआ? यस सर। देखिए ये पॉइंट तो हमारे पास बेटा अच्छे से क्लियर हो गया, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, ये तो बड़ा आसान पॉइंट था। आगे बढ़ते बेटा हमने प्रेफरेंस शेयर देने हैं, पर प्रेफरेंस शेयर के लिए जो क्वेश्चन ने एक चीज बोली है ना, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कुछ नेट एसेट्स के ऊपर रिटर्न लेनी है, कुछ नेट एसेट्स के ऊपर रिटर्न लेनी है। तो बेटा यानी कि मेरे को नेट एसेट्स निकालना है। और नेट एसेट्स क्या होते हैं? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो मेरे को एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी करना है पहले नेट एसेट जानने के लिए, फिर मैं समझाऊंगा कि क्या करना है। तो पहले मैं आपके साथ नेट एसेट्स निकालने की बात करता हूं, फिर लास्ट में कंपाइल कर देंगे बेटा चीजों। नेट एसेट्स, दो कंपनियां कौन कौन सी, एक नील एक गगन, नील गगन। हाँ जी। तो इसमें क्या क्या चीजें आएगी सर? नेट एसेट्स में आएंगे एसेट्स आपके रीवैल्यूड फिगर्स पे, उसने बोला रीवैल्यूड, और रीवैल्यूड बेटा 0.4 में दी हुई है। बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी की वैल्यू लगाई हुई है अलग अलग। तो प्लांट मशीनरी की कितनी है 525 और 675। तो प्लांट एंड मशीनरी which is value is 525 and 675, 525 and 675। देन नेक्स्ट है बेटा क्या, बिल्डिंग 775 और 648, 775 और 648 बेटा बिल्डिंग। ये नेट एसेट्स हो गए बेटा, ये नेट एसेट्स। पर ये सिर्फ अभी एसेट्स आए और वो भी सिर्फ पीपी, बाकी एसेट्स पे भी तो चलो। तो बेटा बाकी एसेट्स में और क्या क्या है सर? करंट एसेट्स भी तो है। तो करंट एसेट्स तो बेटा सेम वैल्यू ही है 163,500 और 158,600। तो करंट एसेट्स 163,500 और 158,600 बेटा, ये हमारे करंट एसेट्स है। ठीक है। और इसमें से क्या करना है सर? करंट लायबिलिटीज को माइनस भी तो कर दो, करंट लायबिलिटीज में से माइनस भी तो कर दो, जितनी जितनी करंट लायबिलिटीज आई माइनस भी तो करो। 623,500, 623,500 और दूसरी कितनी है बेटा? दूसरी है 557,600, 557,600। तो लो बेटा ये हमारे पास आ जाएंगे नेट एसेट्स, ये आ गए नेट एसेट्स आपके पास। तो बताएंगे मुझे कितनी कितनी वैल्यू आ रही है। अगर आप मेरे साथ साथ करेंगे बेटा तो ही फायदा है। मैं यहाँ पे आप लोगों को कराने आया हूं, पर अगर आप लोग ही पार्टिसिपेट करके नहीं करेंगे तो बेटा क्या फायदा बताओ। -623,500, 8,40,000, बिल्कुल 8,40,000। और दूसरा कितना है 675 प्लस 648 प्लस 158,600 माइनस 557,600, 9,24,000 बेटा, बिल्कुल सही 9,24,000। यस एब्सोल्युटली करेक्ट।
पर सर इसका रेलिवेंस भी तो समझना है, इसका रेलिवेंस क्या है? यस बेटा, डिबेंचर इन द क्वेश्चन, डिबेंचर इन द क्वेश्चन। डिबेंचर कहां से आए इस क्वेश्चन में? कौन से डिबेंचर है? डिबेंचर तो बेटा कहीं लिखा ही नहीं, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, पूरे क्वेश्चन में कहीं डिबेंचर ही नहीं है। हाँ जी, पूरे क्वेश्चन में कहीं डिबेंचर ही नहीं है बेटा। हाँ जी, अच्छा जी, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देने हैं प्रेफरेंस शेयर्स, देने हैं प्रेफरेंस शेयर्स, पर कैसे देने हैं उस चीज को समझना। कैसे देने? कह रहा है 12% प्रेफरेंस शेयर्स देने हैं, पार पे देने हैं, जिससे कि इनकम इक्वलेंट हो जाए जो 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट्स आती है। वो कह रहा है, यहां पे समझिए, उसने कहा जो नेट एसेट्स का 8% बनता है ना, वही इनकम अब हमारी बन जाए सेम 12% प्रेफरेंस शेयर देके, वही इनकम हमारी सेम बन जाए 12% प्रेफरेंस शेयर देके। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? कहने का मतलब ये हुआ माय डियर कि अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूं, जो नेट एसेट्स के ऊपर 8% बनेगा, वो प्रेफरेंस शेयर जितनी वैल्यू का दूंगा उसके ऊपर इनकम क्या मिलेगी सर? 12% डिविडेंड की इनकम आएगी ना बेटा। तो इतनी वैल्यू के 12% प्रेफरेंस दो, प्रेफरेंस शेयर दो, जो कि नेट एसेट्स के ऊपर अगर 8% करूं तो वो सेम हो जाए। बात समझने की कोशिश करी बेटा। नेट एसेट्स का 8% और प्रेफरेंस शेयर्स का 12%, तो मुझे इससे प्रेफरेंस शेयर्स निकल जाएंगे। क्या निकल सकते हैं? यस। तो 8% रिटर्न कितनी बनेगी बेटा? 8% रिटर्न कितनी बनेगी? 924 का 8% करा 73920, और ये कितना बना? 840 का 8% 67200। और अब मैं वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की अगर बात करूं तो क्या करूंगा बेटा? ऊपर वाली जो वैल्यू थी 8% रिटर्न, उसको डिवाइडेड बाय 12% करने की बात कर रहा हूं। डिवाइडेड बाय 12% कर दीजिए, आ जाएगा ना। तो 67,200 डिवाइडेड बाय 12% कितना बना? 5,60,000 की पार वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। और इधर 73,920 डिवाइडेड बाय 12% होगा 6,16,000। और नंबर उसने पूछे थे नंबर, तो बेटा नंबर ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स कितने पे है बेटा? पार वैल्यू आपकी कितनी है सर? पार वैल्यू उसने मुझे दी है, पार वैल्यू उसने दी है 10 रुपए की। तो 10 रुपए की पार वैल्यू डिवाइड बाय 10 कर दो बेटा, डिवाइड बाय 10 कर दो, कितने हो गए? 56,000 और 61,600। 56,000 और 61,600 बेटा। तो हमारे पास क्वेश्चन ने क्या चीजें पूछी थी सर? क्वेश्चन ने कहा था कि आपके पास हमें नंबर ऑफ शेयर्स बताइए और परचेज कंसिडरेशन बताना। तो नील और गगन इक्विटी शेयर्स कितने कितने देने की बात हो रही थी बेटा? इक्विटी शेयर्स सर 11,400 और 12,600। और 12% प्रेफरेंस शेयर्स कितने कितने निकाले आपने बेटा? कंपाइल कर रहा हूं चीजों को। 56,000 और 61,600। बेटा यही तो चीज समझाई है डियर। हम क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन ने क्या बोला हर्षु बेटा? उसने कहा नेट एसेट्स के ऊपर जो 8% बनता है वो सेम होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स के 12% के ऊपर। इनकम सेम कैसे होगी? इनकम सेम आनी चाहिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दोगे साल के अंत में? डिविडेंड दोगे ना। वो 12% डिविडेंड मिलेगा, वो बराबर होना चाहिए किसके? उसके। तो ये वैल्यू को डिवाइड बाय 12% करूंगा तो भी तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी ना बेटा। नॉर्मल मैथमेटिक्स है यार, इसको इक्वेशन में मैंने तो पूरी इक्वेशन बना के दिखा दी आपको। मैं तो कहीं नहीं कह रहा कोई चीज को रट्टा मारो, आराम से समझो बेटा। और जब तक ये चीजें समझ नहीं आएगी तब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन, नील और गगन, परचेज कंसिडरेशन का मतलब हो गया बेटा अमाउंट। तो कितनी वैल्यू के इक्विटी शेयर थे बेटा? इक्विटी शेयर्स कितनी कितनी वैल्यू के थे बताएंगे सर? इक्विटी शेयर्स हमारे आए थे 11,400 इंटू 25 के हिसाब से था वो 285। एक 285 था और दूसरा 315 था
और 12% प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितने कितने वो दिए सर 5,60,000 और 6,16,000। तो ये आपके पास बेटा निकल के आ जाएगा हमारा क्या टोटल परचेज कंसिडरेशन कितनी कितनी दी जा रही है। तो 285 प्लस 560 845 की कंसिडरेशन पहली कंपनी को है और 315 प्लस 616 931 की कंसिडरेशन दूसरी कंपनी को है। आपके पास 845 एंड 931 इतनी इतनी कंसिडरेशन बेटा आपके पास दी गई है। क्या ये वाली बात हमें समझ आई है? क्या ये वाली बात हमें समझ आई है? ध्यान से बताएंगे बेटा। क्या ये आपके पास क्वेश्चन करके आपको अच्छा लगा? क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट चीजें थी बेटा, क्वेश्चन में डिफरेंट चीजें थी थोड़ी सी हमारे पास। यस, क्या ये क्वेश्चन हमें क्लियर हुआ बेटा? क्योंकि परचेज कंसिडरेशन ही अगर ठीक नहीं होगी तो दिक्कत आ जाएगी। अब अगर आपसे मैं कहूं वैसे ही अगर आप इसमें एंट्रीज डालते न्यू कंपनी की बुक्स में तो ये नेचर ऑफ मर्जर होता बेटा कि नेचर ऑफ परचेज होता? मर्जर होता कि परचेज होता बेटा? अगर आप इसमें एंट्रीज डालते ना बाद में तो ये नेचर ऑफ परचेज होता बेटा, ये नेचर ऑफ परचेज होता। पता है क्यों? क्योंकि आपने एसेट्स की वैल्यूज चेंज कर दी, क्योंकि आपने एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यू कर दी बेटा, तो वो नेचर ऑफ परचेज बनता। तो आप एसेट्स को रीवैल्यूड अमाउंट में न्यू कंपनी में लेके आते, करंट एसेट्स तो सेम थे, करंट लायबिलिटी सेम थी, और फिर डिफरेंस आता गुडविल या कैपिटल रिजर्व का, डिफरेंस आता गुडविल या कैपिटल रिजर्व का बेटा, डिफरेंस आता गुडविल या कैपिटल रिजर्व का। अच्छा सर, दूसरी चीज और बताऊं, एक और चीज आपके पास, एक चीज और जो आपके पास ध्यान रखने वाली थी यहां पे, इन दोनों पॉइंट्स का कोई रेलिवेंस नहीं हुआ पर मैं वैसे बताने जा रहा हूं। अगर इसकी एंट्री डालनी पड़ती तो क्या एंट्री डालते आप? इसका आप क्या एंट्री डालते बेटा? इसकी एंट्री आप डालते लायबिलिटीज के अंदर 50,000 ड्यू टू गगन है, तो अगर एक की लायबिलिटीज के अंदर है तो दूसरे के एसेट्स के अंदर है, तो ऑब्वियसली आपकी एंट्री क्या बनती? लायबिलिटी टू एसेट। तो 50,000 की इंटर ओइंग की एंट्री बनती, 50,000 की इंटर ओइंग की एंट्री बनती। तो ये आपके पास अगर हम एंट्रीज डालते बेटा, पहली बात तो ये है, ये हमारे पास नेचर ऑफ परचेज होता और आपका डिफरेंस जो है एंट्री 2 में गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ रहा होता। सर क्या वो एंट्रीज दो दो बार डलती? यस बेटा, दो दो बार डलती। पता है क्यों? क्योंकि दो कंपनियां उठ के एक न्यू कंपनी के पास आ रही है, तो पहली वाली की भी 3 एंट्रीज, दूसरी वाली की भी 3 एंट्रीज, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, एसेट टू लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज, और फिर लिक्विडेटर टू कंसिडरेशन। दोनों की तीनों तीनों एंट्रीज आती, दोनों की तीनों तीनों एंट्रीज आती, ठीक है। और दोनों में हो सकता था एक में गुडविल आता, एक में कैपिटल रिजर्व आता, वो डिपेंड कर सकता है। फिर आपके पास बेटा इंटर ओइंग की एंट्री डलती, और इंटर ओइंग की एंट्री बेटा हमेशा क्या होती है? लायबिलिटी टू एसेट। तो इट विल बी करंट लायबिलिटीज टू करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज टू करंट एसेट्स विद 50,000। 50,000 से बेटा आपके पास करंट लायबिलिटी टू करंट एसेट आ रही होती। बेसिकली क्रेडिटर टू डेटर। पुनंजय बेटा डेटर टू क्रेडिटर नहीं होगा, क्रेडिटर टू डेटर होगा। बेसिकली यहाँ पे लायबिलिटी एसेट ही वर्ड यूज किया तो मैं भी वही यूज कर रहा हूँ, करंट लायबिलिटी टू करंट एसेट, ठीक है। और तीसरी एंट्री बेटा स्टॉक रिजर्व की बन रही होती है हमारी, स्टॉक रिजर्व की बन रही होती। उसका अमाउंट निकाल के बता देता हूं कितना बनता बेटा अमाउंट। एंट्री तो हमें पता ही क्या होती है। आपके पास अमाउंट कितना बनता बेटा? उसने कहा था 10,000 के गुड्स खरीदे थे बेटा, 10,000 के। ऑब्वियसली कॉस्टिंग मतलब उसके लिए 10,000 के पड़े, और सारे के सारे स्टॉक में पड़े, सारे के सारे, ऐसा नहीं कि कुछ थोड़ा सा हिस्सा बचा, सारे के सारे। और प्रॉफिट का रेट क्या? 20% ऑन सेल। तो स्टॉक रिजर्व तो बेटा सिंपली निकल जाता, 10,000 की वैल्यू पे 20% डायरेक्टली लग गया, क्योंकि ये हमेशा उसके लिए तो सेल वैल्यू है ना। तो स्टॉक रिजर्व और जीपी रेट ऑफ सेल लग जाना है 20% के हिसाब से 2,000 का। 10,000 का 20% बेटा आपके पास 2,000 का स्टॉक रिजर्व निकल जाता है। क्या ये बात क्लियर हुई है बेटा? ये बात क्या क्लियर हुई है सबको? फटाफट से बताएंगे।
हाँ जी, इज दिस ओके? क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर, ये बात हमारे को क्लियर है। वेरी गुड बेटा। तो अगर आपके पास देखो, मैंने तभी है जो चीजें पूछी नहीं थी हमने वो भी डिस्कस कर ली। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे को अच्छे से समझ आ गया? यस सर, समझ आ गया। अब बेटा ये इलस्ट्रेशन जो है, एक मेरे साथ ध्यान से सुनना बेटा। आप अपने पास जो है, आप अपने पास जो है मेरी तरफ से क्वेश्चन करके आएंगे, मेरी तरफ से क्वेश्चन करके आना। मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन टाइप है, उसमें कोई फर्क नहीं है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो अपने पास खुद करना। अगर कोई डाउट होगा तो मैं कल आके पहले इसको डिस्कस कर लूंगा। ये आपके स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। जो मैंने चीजें सिखाई इसमें कुछ नया एज सच नहीं है। ऑब्वियसली कंसिडरेशन भी मांगी है बेसिकली, जिसमें डिबेंचर शेयर दिए जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमारे में प्रेफरेंस शेयर और शेयर दे रहे थे, यहाँ डिबेंचर शेयर है तो वो आएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स को ही दे रहे हो बेटा। और बैलेंस शीट भी मांगी है। तो एक बार ट्राई करके आना इस क्वेश्चन को, अपने पास ट्राई जरूर करना बेटा। बिल्कुल सेम टाइप की चीजें मिलेगी, इंटर रोइंग है, वही प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो में बांटा है शेयर्स को, और सेम पॉइंट है बेटा। जैसे कि लिखा है 60,000 शेयर, देखो परचेज कंसिडरेशन कैसे है, 60,000 शेयर को प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो में बांटा है, और वो तीनों सालों का ऐड करके बेटा उसकी रेशो निकाल लो, उसमें बांट दो 60,000 शेयर को। और फिर 15% डिबेंचर दे रहे पार पे, जिससे इनकम इक्वलेंट आ जाए 8% ऑन कैपिटल एसेट्स। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर वही है। 8% नेट एसेट्स का किया, डिवाइड बाय 15% किया, तो वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आ जाएगी। बात क्लियर हो गई, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसा ही है बिल्कुल बेटा, यहां प्रेफरेंस नहीं दे रहे, डिबेंचर दे रहे, पर कंसिडरेशन का पार्ट है और नेचर ऑफ परचेज होगा। बाकी आपकी इंटर रोइंग वगैरह की बेटा एंट्री डल जानी है कैंसलेशन की, और फिर एंट्रीज डाल के या जैसे भी अपने पास क्या निकालना, आप अपने पास गुडविल कैपिटल जब का डिफरेंस निकाल के आप अपने पास बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, हाँ जी। बेटा ये 10,000 का 20%, 10,000 का स्टॉक बचा हुआ है, प्रॉफिट हम 20% चार्ज कर रहे थे ना ऑन सेल, तो प्रॉफिट उसके अंदर कितना है 10,000, हमेशा उसकी तो सेल वैल्यू पे है ना, और प्रॉफिट रेट ऑन सेल वाला लगेगा। तो 10,000 का 20% करेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट का पॉइंट कल समझाया था पूरा, एक डिटेल में एग्जांपल लेके आपको, याद करो बेटा। तो 10,000 का 20% रेट उसने मुझे दिया हुआ था, 20% उसने मुझे रेट बोला था वो चार्ज करता है। तो वही चीज है, 10,000 20% ऑन सेल का रेट है, प्रॉफिट जो चार्ज करता है। ठीक है, हाँ जी। तो क्या आप सभी बच्चे मेरे लिए ये क्वेश्चन करेंगे अपने ऐप पे? ये करना अपने आप, आंसर से चेक करना, और फिर जो डाउट होगा बेटा हम अपने पास करेंगे। सर ये चैप्टर कब तक चलेगा? अब तक कितना हो गया है बेटा? हमें अभी अगले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ एक और क्वेश्चन पहले कराना है आप लोगों को, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था। एक और आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपको वही है, मर्जर वाली बात आपको सिखानी है, मर्जर परचेज को लेके एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन है वो कराना है। ठीक है, और वो क्वेश्चन वैसे भी ना आपके इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, वो आप अपने पास कल ये वाला मॉड्यूल भी निकाल लेना, इलस्ट्रेशन टू AS14 वाली, जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली बुक है, उसमें AS14 में ये इलस्ट्रेशन 2 है। इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं आप लोगों को फिर बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी सिखाऊंगा, फिर बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी सिखाऊंगा वो कैसे होती है। फिर हम क्वेश्चंस उन दोनों से रिलेटेड करेंगे, फिर हमारे क्वेश्चंस कुछ आएंगे जहां ओल्ड और न्यू दोनों। तो बेसिकली मैं मान के चलो अभी 4 मोर क्लासेस जहां तक मुझे लगता है लगेगी, अप्रोक्सीमेटली 4 क्लासेस बेटा आपके पास और लगेगी हमें इसको करने में। ठीक है बात, 4 क्लासेस आपके पास बेटा अभी और लगेगी हमें। ठीक है, तो हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी अभी आपको बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी करना है, फिर मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू एक मेथड जाके सिखाना है। बेटा कोई जल्दबाजी नहीं है, चैप्टर को ऐसे करो क्योंकि पेपर के अंदर क्वेश्चन आना ही आना है इस चैप्टर का, अच्छे से करो अपने पास। हाँ बेटा, यस मैं सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन कराना, पर कुछ मैंने आपने देखा होगा कुछ बीच बीच में RTP का अच्छा क्वेश्चन या वैसे भी करा रहा हूं बेटा। 100% कवरेज यहाँ पे सारे क्वेश्चन कराऊंगा ना, सारे आज तक के, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। वो तो आपके पास 15 से 20 लेक्चर लग जाएंगे उसको करने में, बट आपको उतना करा रहा हूं जिससे आपके पास सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है आप लोगों को। ठीक है, बाकी मैं जैन का क्वेश्चन ये वो जब मैं पेपर के डिस्कशन है RTP के, तो वो वहां पे कवर करा ही देता हूँ उनके जब सेशन लूंगा। एटलीस्ट आप मेरे साथ पहले कॉन्सेप्ट समझो, स्टडी मैट के क्वेश्चन तो कर लो। ठीक है ना,
पहले वो तो मेरे साथ कर लो अपने पास सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये तो आपके लिए एक बाइबल है। ये वाले क्वेश्चन आप अपने पास मेरे साथ कर लीजिए, इसके हो जाएंगे तो आप लोगों को बेटा फिर काफी हद तक आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। और मेरा मेन मकसद क्या है, कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरा मेन मकसद है आप लोगों को अच्छे से चैप्टर कराना। इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए वो है। आप लोगों का बाकी कोई भी प्रस्ताव है आप मेरे सामने पेश कर सकते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, साथ के साथ एक और चीज जरूर बोलूंगा लास्ट में जाते वक्त। हाँ, ये अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे तो बेटा जरूर कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ है, और मेरा कोड तो आप लोगों को याद है, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो, तो बल बेटा कल की क्लास 7:30 पे होगी, कल की क्लास 7:30 पे होगी बेटा। स्टडी मटेरियल के बेटा मैं मोरलेस सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी, स्टडी मटेरियल के मैं मोरलेस सारे कराऊंगा। प्रॉब्लम स्टडी मटेरियल के साथ पता है क्या होती है, एज अ स्टूडेंट आपको यही नहीं पता चलता पहले क्वेश्चन का दूसरा, आपको लेवल ही नहीं पता चलता, वहां मिक्सिंग बहुत हुई हुई है। एज अ टीचर अब मैं धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट करा के लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा ना, वहां जंबल्ड अप है क्वेश्चन, बच्चा ही कंफ्यूज हो जाए अगर खुद पढ़ने बैठेगा कि मैं पहले के बाद कौन सा क्वेश्चन दूसरा करूं, लेवल कैसे बढ़ाऊं। तभी बेटा वो मैंने सारे क्वेश्चन देखे हुए ना बेटा। डिस्काउंट क्वेश्चन ने लिखा था टेक ओवर नहीं करना, डिस्काउंट क्वेश्चन ने लिखा हुआ था टेक ओवर नहीं करना बेटा, और मैंने उसके बारे में डिटेल बात करी थी आपसे। हाँ जी, चलो आज का सेशन हम यहीं तक रखे बेटा, आज का सेशन हम क्या यहीं तक रखे। हाँ जी, उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बिल्कुल जबरदस्त पोजीशन में हैं। आप जाके भी अपना रेस्ट करिए, एक क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया उसे जरूर करना अपने लेवल पे ट्राई, और कल हम अपने पास बेटा शाम को 7:30 बजे बेटा फिर से मिलेंगे। सर अब एएस कब से स्टार्ट हुए हुए बेटा, एएस जो स्टार्ट हुए हुए उन्हें टाइम हो गया, हफ्ते से ज्यादा हो गया। कल से स्पेशल क्लास में न्यू एएस कराना है, और जिन बच्चों ने स्पेशल क्लास में अभी तक एएस नहीं करे हैं वो बच्चे आके स्पेशल क्लास में मेरे को अगर फॉलो करो उन्हें सारे एएस दिख जाएंगे, हर एएस के 2-2 3-3 लेक्चर्स है बेटा, बड़े डिटेल में कराए हुए आपको, और नोट्स वो वहीं से डाउनलोड हो भी जाएंगे एएस वाले आपके, ठीक है। उनको सुनो, और कल से शाम को नया एएस कराऊंगा, जो भी नया एएस है उसका पिछलों से कोई रिलेशन नहीं होगा, 5:30 to 6:30। तो मेरे साथ क्या करो, 5:30 to 6:30 एएस करते चलो, और 7 to 8 में आपके बेटा 7:30 to 8:30 वगैरह 8:45 तक आपको चैप्टर करा रहा हूं। हाँ जी, तो बेटा जो तैयारी वगैरह आपको डाउट वगैरह आते हैं आप मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो बेटा, हाँ चलो, आज के आपके सेशन को बेटा हम यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।